हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन विद खीमनारन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एंजियोस्पर्म से एम्ब्रियोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म में सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है? विच ऑफ दिस इज वेल प्रिजर्व्ड इन फॉसिल, यानी कि जीवाश्म के रूप में सबसे अच्छी तरह से किसको संरक्षित किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा परागकण, पोलन ग्रेन्स। परागकणों में एक विशेष प्रकार का केमिकल होता है जिसका नाम है स्पोरोपालेनिन और इनकी सेल वेल की ऊपरी परत में पाया जाता है। और यह रसायन जो है केमिकल के प्रति अत्यंत प्रतिरोधक होता है तथा इस पर किसी भी रसायन का किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। इसी कारण जो है परागकण जीवाश्म के रूप में परिरक्षित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एंजियोस्पर्म में परागकोश का विकास होता है। डेवलपमेंट ऑफ एंथर इन एंजियोस्पर्म इज, तो इसका आंसर होगा बी, यूस्पोरिंजिएट। एंजियोस्पर्म में परागकोश का विकास यूस्पोरिंजिएट प्रकार का होता है, जिसमें परागकोश का विकास प्रारंभिक कोशिकाओं के समूह में विभाजन के फलस्वरूप होता है। आवर्तबीजी पौधों के अतिरिक्त अन्य पादप जिसमें इस प्रकार का स्पोरेंजिया का विकास होता है, उनका उदाहरण लाइकोपोडियम, स्किलेजिनेला तथा जिम्नोस्पर्म है। इसके अलावा लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार की स्पोरेंजिया का विकास केवल एक प्रारंभिक कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप होता है और इस प्रकार की स्पोरेंजिया वाले पादप साल्विनिया और एजोला आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आवर्तबीजियों के एक पारूपिक परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या होती है। इन टिपिकल एंथर और एंजियोस्पर्म्स द नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इज, तो इसका आंसर होगा डी, 4। क्वेश्चन नंबर 5, आवर्तबीजियों में युग्मज समसूत्री विभाजित होकर बनाता है। इन एंजियोस्पर्म जाइगोट डिवाइड्स माइटोटिकली टू गिव राइज टू, तो इसका आंसर होगा ए, एम्ब्रियो, भ्रूण। एंजियोस्पर्म में युग्मज समसूत्री विभाजित होकर एम्ब्रियो बनाता है, अब इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, बीजांड जिसमें अंडद्वार एक सिरे पर होता है जबकि निभाग और नाभिका दूसरे सिरे पर होता है कहलाता है। द ओव्यूल इन विच माइक्रोफाइल lies at one end while caleza and hilum lie at opposite end is called as, तो इसका आंसर होगा ए, ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस प्रकार के बीजांड में माइक्रोपाइल, निभाग तथा नाभिका तीनों एक सीध में होते हैं। इसमें जो माइक्रोपाइल होता है वो ऊपर एक सिरे पर होता है और निभाग व नाभिका विपरीत सिरे पर स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन सिनेगिड्स एंड एंटीपोडल्स मेक द एम्ब्रियो इट इज कॉल्ड, जब सहायक कोशिकाएं एवं प्राथमिक कोशिकाएं भ्रूण बनाती हैं तब इसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा बी, एपोमिक्सिस। यह एक प्रकार की जनन प्रक्रिया है जिसमें अर्धसूत्रण यानी कि म्योसिस तथा युग्मक संलयन सेनेगेमी नहीं होती है। यह कई प्रकार से हो सकती है। जब एक डिप्लॉइड मेगास्पोर मात्र कोशिका से विकसित सहायक एवं प्राथमिक कोशिकाएं सीधे द्विगुणित भ्रूण बनाती हैं तो इसे एपोगेमी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लैंगिक संयोजन के अभाव तथा अर्धसूत्री विभाजन में असफलता को कहते हैं। एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल यूनियन एंड फेलियर ऑफ म्योसिस इज कॉल्ड, तो इसका आंसर होगा सी, एपोमिक्सिस, असंजनन। एपोमिक्सिस एक प्रक्रिया है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन, म्योसिस तथा निषेचन के बिना ही बीज का निर्माण होता है। यह एक अलैंगिक प्रक्रिया है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, परंतु बीज निर्माण के कारण यह लैंगिक जनन की समान प्रतीत होती है। अब इसको ध्यान रखेंगे कि इसमें बीज बनता है पर इसमें क्या होता है, म्योसिस और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन पोलन ग्रेन ऑफ ए टेट्राप्लॉइड प्लांट फर्टिलाइज विद ए डिप्लॉइड प्लांट द एंडोस्पर्म ऑफ सीड विल बी, अगर एक चतुर्गुणित पौधे का परागकण एक डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित पौधे को निषेचित करता है तब बीज का भ्रूणपोष होगा। मीन्स क्या है इसका, टेट्रापोड यानी कि चतुर्गुणित मेल, नर पौधा क्या होगा 4n टाइप का होगा, फीमेल प्लांट होगा 2n डिप्लॉइड। अब उनके जो युग्मक होंगे वो अगुणित होंगे, तो नर युग्मक कितना हो गया, 2n हो गया है और मादा युग्मक n हो गई है। तो इसका एंडोस्पर्म में क्या आ जाएगा, नर युग्मक प्लस मादा युग्मक प्लस ध्रुवीय कोशिका। ध्रुवीय कोशिका भी क्या है, n है, तो इन सबको ऐड करेंगे तो कितना किस टाइप का हो जाएगा, 4n हो जाएगा। भ्रूणपोष भी क्या हो जाएगा, 4n ही हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा सी, 4n। क्वेश्चन नंबर 10, टोटल नंबर ऑफ मिटोटिक डिविजन्स रिक्वायर्ड टू फ्रॉम 200 ग्रेन्स इन व्हीट इज,
गेहूं में 200 दानों के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन चाहिए, कितने मिटोटिक डिवीजन चाहिए? तो इसका आंसर होगा डी 250। गेहूं में 200 दानों के निर्माण के लिए 200 स्पर्मेटोजोइड्स तथा 200 एग सेल्स चाहिए और एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका मेगास्पोर मदर सेल्स से 4 मेगास्पोर बनते हैं और इसमें केवल एक फंक्शनल होता है जो एग सेल बनाता है। मीन्स 200 यानी कि 200 अंड कोशिका निर्माण के लिए 200 असूत्री विभाजन चाहिए। एक सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 सूक्ष्म बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर बनते हैं तथा प्रत्येक से एक नर युग्मक बनता है। अतः 200 नर युग्मक के लिए 5 अर्धसूत्री विभाजन चाहिए। इसलिए गेहूं में 200 दानों के निर्माण के लिए 200 + 50 यानी कि 250 अर्धसूत्री विभाजन चाहिए। 200 अंड कोशिका भी निर्माण के लिए चाहिए थे अर्धसूत्री विभाजन, और उसके बाद क्या किया हमने, नर युग्मक निर्माण के लिए 50 अर्धसूत्री विभाजन चाहिए। तो टोटल कितने चाहिए होंगे, 250। क्वेश्चन नंबर 11, स्थूल बीजांडकाय बीजांड प्रदर्शित करता है क्रासिन्यूक्लिएट ओव्यूल सोल्स। तो इसका आंसर होगा बी, विकसित बीजांडकाय। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। स्थूल बीजांडकाय बीजांड में बीजांडकाय न्यूक्लियस विकसित तथा बहुस्तरीय होता है और इसमें बीजाणुजनक गहराई में स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 12, गाइनोसियम रिप्रेजेंट जायांग प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर होगा डी, द वर्ल्ड ऑफ कार्पस। अंडकों का चक्र। पुष्प में गाइनोसियम मादा जनन संरचना होती है और यह सबसे भीतरी चक्र होता है। इसकी इकाई को कार्पल्स कहते हैं और जायांग में एक या अधिक अंडक होते हैं और अंडक के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ओवेरी, स्टाइल और स्टिग्मा। क्वेश्चन नंबर 13, एंड्रोगाइनोफोर इज प्रेजेंट इन। पूजायांगधर पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ए, क्लियोमी गाइनेंड्रा में। क्लियोम गाइनेंड्रा। जब स्टोमन तथा कार्पल के बीच संरचना लंबी दिखाई देती है तो इसे पूजायांगधर एंड्रोगाइनोफोर कहते हैं। क्लियोमी गाइनेंड्रा में ऐसी संरचना मिलती है। क्वेश्चन नंबर 14, एंडोस्पर्म इन कोकोनट इज। नारियल का भ्रूणपोष है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ सेलुलर एंड न्यूक्लियर। हरे नारियल यानी कि कोकस न्यूसीफेरा में सफ़ेद तरल पदार्थ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है जिसे द्रव भ्रूणपोष यानी कि लिक्विड एंडोस्पर्म या लिक्विड सिंसाइटियम कहते हैं। उसका सफ़ेद ठोस वाला भाग कोशिकीय भ्रूणपोष यानी कि सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। भ्रूणपोष के दोनों ही भाग खाने योग्य होते हैं। तो मीन्स इसका क्या है कि इसमें बोथ सेलुलर एंड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कोकस न्यूसीफेरा के विकासशील फल में दूध या तरल पदार्थ भरा होता है। यह है द डेवलपिंग फ्रूट ऑफ कोकस न्यूसीफेरा कंटेन्स मिल्की फ्रूट इट इज। तो इसका आंसर होगा डी, नाभिकीय एंडोस्पर्म, तरल बहुकेंद्रीय कोशाद्रव्य, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या लिक्विड सिंसाइटियम। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए और बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, नारियल के फल में खाने वाला भाग होता है। द एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट ऑफ कोकोनट इज। इसका आंसर हो जाएगा बी, एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष। क्वेश्चन नंबर 17, कोकस न्यूसीफेरा का भ्रूणपोष एंडोस्पर्म है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें आ जाएगा बोथ न्यूक्लियर और सेल्यूलर, दोनों ही टाइप का होता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा बोथ। यहाँ पर इसका ये एग्जाम, तो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ। क्वेश्चन नंबर 18, हरे नारियल का दूधिया पानी मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट इज। तो इसका आंसर होगा बी, लिक्विड एंडोस्पर्म है, लिक्विड एंडोस्पर्म, लिक्विड एंडोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 19, नारियल के तरल भ्रूणपोष में पाया जाने वाला हार्मोन होता है। द हार्मोन प्रेजेंट इन लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट इज। तो इसका आंसर होगा डी, साइटोकाइनिन। नारियल का जो लिक्विड एंडोस्पर्म है एक ताज़ा व स्वास्थ्यवर्धक पेय है यानी कि ड्रिंक है तथा मुक्त केंद्रक युक्त एंडोस्पर्म का एक उपयुक्त उदाहरण है। इसमें प्रचुर मात्रा में उपयोगी खनिज तथा साइटोकाइनिन पादप हार्मोन्स पाया जाता है और यह हार्मोन कोशिकीय वृद्धि हेतु अति आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 20, मुक्त केंद्र को युक्त एंडोस्पर्म निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज फाउंड इन विच ऑफ द फ्लोइंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नारियल, कोकोनट। क्वेश्चन नंबर 21, हर्कोगैमी इज फाउंड इन। सब अनिश्चय उभयलिंगता पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा सी, कैलोट्रोपिस। मदार में
जब पुष्प में परागकोश से परागकण यानी कि पोलन ग्रेन्स उसी पुष्प के स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं तो ऐसी अवस्था में पुष्प केवल परपरागण ही कर सकता है और इस प्रक्रिया को सब एनिस्टियोभेलिंगता हर्कोगैमी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ग्लोरियोसा एवं कैलोट्रोपिस। ग्लोरियोसा एवं कैलोट्रोपिस। क्वेश्चन नंबर 22, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक इज फाउंड इन द। टेट्रास्पोरिक भ्रूणपोष किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, पलबैंगो। पलबैंगो। केंद्रकों की संख्या व उनकी व्यवस्था के आधार पर भ्रूणकोष 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है मोनोस्पोरिक भ्रूणकोष, ये मिलते हैं पोलिगोनम में और ओइनोथेरा में। इसके अलावा बाइस्पोरिक भ्रूणकोष, ये एलियम व एंडाइमियोन में। थर्ड है टेट्रास्पोरिक भ्रूणकोष, ये पलमेंगो, एंडोक्सा, पिनाइया, पेपरोमिया, डूसा, फ्रिटिलेरिया तथा पलमेमजेला में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा बाइस्पोरिक प्रकार भ्रूणकोष है? विच इज ए बाइस्पोरिक टाइप एम्ब्रियोसैक? तो इसका आंसर होगा सी, इलियम। क्वेश्चन नंबर 24, पोलिगोनम प्रकार का भ्रूणकोष होता है। पोलिगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक इज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय, 8 न्यूक्लियस 7 सेल्ड। पोलिगोनम प्रकार का भ्रूणकोष एक प्रकार का मोनोस्पोरिक भ्रूणकोष होता है और यह 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय होता है। मैक्सिमम जो आवर्तबीजी प्रकार के प्लांट होते हैं उनमें इसी प्रकार का भ्रूणकोष पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, मोनोस्पोरिक भ्रूणकोष किस में विकसित होता है? मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक डेवलप्स इन। तो इसका आंसर होगा बी, पोलिगोनम। क्वेश्चन नंबर 26, भ्रूणकोष का सामान्य प्रकार कौन सा है? विच इज द नॉर्मल टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक? तो इसका आंसर होगा डी, पोलिगोनम टाइप। अभी हमने डिस्कस किया कि पोलिगोनम टाइप का जो भ्रूणकोष होता है वो सबसे सिंपल भ्रूणकोष होता है, एम्ब्रियोसैक होता है, जो कि नॉर्मली पाया जाता है। और इसकी सबसे पहले खोज स्ट्रैसबर्गर 1879 ने की थी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्तबीजों के मादा युग्मकोद्भिद में सही नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म? तो इसका आंसर होगा डी, एक पारूपिक आवर्तबीजी भ्रूणकोष परिपक्वता में 6 कोशिकाओं का बना होता है। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसैक एट मैच्योरिटी इज 6 सेल्ड। तो ये क्या है? रॉन्ग है, तो इसलिए इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 28, आवर्तबीजियों में एक पारूपिक भ्रूणकोष परिपक्व अवस्था में होता है। इन एंजियोस्पर्म ए टिपिकल एम्ब्रियोसैक एट मैच्योरिटी इज। तो इसका आंसर होगा ए, 8 केंद्रकीय 7 कोशिकीय, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड। क्वेश्चन नंबर 29, पार्थिनोजेनेसिस एक प्रकार का है। पार्थिनोजेनेसिस इज ए टाइप ऑफ। तो इसका आंसर होगा बी, एपोस्पोरी। न्यूक्लियस की किसी कोशिका से एम्ब्रियो निर्माण यानी कि एम्ब्रियोसैक का निर्माण यानी कि भ्रूणकोष का निर्माण की प्रक्रिया एपोस्पोरी कहलाती है। न्यूक्लियस की किसी भी कोशिका से एम्ब्रियोसैक के निर्माण की प्रक्रिया एपोस्पोरी कहलाती है और इस क्रिया में द्विगुणित अंड से सीधे भ्रूण का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 30, एपोकार्पस ओवेरी ऑफ ए फ्लावर इज विथ। एक पुष्प का एपोकार्पस अंडाशय में होता है। तो इसका आंसर होगा मैनी कार्पस बट फ्री। एपोकार्पस अंडाशय में बहुत से 2 या 2 से अधिक कार्पस यानी कि अंडक होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जबकि सिनकार्पस अंडाशय में 2 या 2 से अधिक अंडक जुड़े हुए रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर इज टेप्टम हुज फंक्शन इज। परागकोश की दीवार का सबसे भीतरी स्तर टेपिटम है जिसका कार्य है। तो इसका आंसर होगा सी, न्यूट्रिशनल, पोषण प्रदान करना। परागकोश की दीवार बहुस्तरीय 4-5 स्तर 4-5 लेयर की होती है। इसमें एपिडर्मिस सुरक्षा देती है, एंडोथीसियम विसर्जन में सहायता करती है, मध्य स्तर सुरक्षा देती है तथा 4 टेपिटम के बहुत से कार्य होते हैं जैसे विकसित होते हुए सूक्ष्म बीजाणु, माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन देना, सेक्रेशन करना, एब्जॉर्प्शन करना। अतः प्रश्न में दिए गए विकल्पों में न्यूट्रिशन ही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, माइक्रोफाइल अलाउस बीजांड द्वार का कार्य है। तो इसका आंसर होगा ए, पोलन ट्यूब टू पेनिट्रेट इन द ओव्यूल एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। निषेचन के समय पराग नलिका को बीजांड में भेदना। अधिकांश एंजियोस्पर्म पौधों में पराग नलिका पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल के रास्ते से बीजांड में प्रवेश करता है। पराग नलिका नर युग्मकों को
बीजांड में लाती है जिससे निषेचन प्रक्रिया पूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 33, मोनोस्पोरिक 4 केंद्रकीय भ्रूणकोश होता है। मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक इज, तो इसका आंसर होगा ए, ओइनोथेरा प्रकार, ओइनोथेरा टाइप। ओइनोथेरा टाइप का जो भ्रूणकोश है वो एक एक्सेप्शनल टाइप का भ्रूणकोश होता है और ओइनोथेरा प्रकार का भ्रूणकोश तथा पोलिगोनम प्रकार का भ्रूणकोश दोनों ही मोनोस्पोरिक भ्रूणकोश के एग्जाम्पल हैं, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, आवर्त बीजों में मुक्त केंद्रकीय विभाजन होता है। इन एंजियोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर डिवीजन अकर्स ड्यूरिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, भ्रूणपोष निर्माण के समय। एंजियोस्पर्म में मुक्त केंद्रकीय विभाजन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मुख्यतः भ्रूणपोष निर्माण के समय होता है और ऐसे भ्रूणपोष को केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं और इन पौधों में भ्रूणकोश एम्ब्रियो सैक के निर्माण के समय भी मुक्त केंद्रकीय विभाजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निभागी युग्मन चिलेजोगी निषेचन होता है। चिलेजोगी फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, तो इसका आंसर होगा सी, केजुरिना में। बीजांड का मुख्य भाग बीजांडकाय न्यूक्लियस कहलाता है जो काइमेट्स कोशिकाओं का बना होता है और यह प्राय 2 आवरणों से ढका रहता है। बीजांडकाय के जिस भाग से आवरण निकलता है उसे चिलेजा कहते हैं। टाइप ऑफ ओव्यूल्स आर, बीजांड किस प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस और एम्फिट्रोपस तीनों प्रकार के मीन्स ऑल ऑफ द अबव। ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, एम्फिलोट्रोपस तथा एम्फिट्रोपस तथा इसके अलावा हेमी एनाट्रोपस होते हैं। ऑर्थोट्रोपस सीधा होता है, इसमें बीजाणु द्वार, निभाग तथा बीजाणु ग्रंथ एक सीधी रेखा में होते हैं। इसके अलावा एनाट्रोपस यानी कि प्रति बीजाणु पूर्ण रूप से इसके अपोजिट यानी कि उल्टा होता है। इसमें बीजाणु द्वार तथा बीजाणु ग्रंथ एक दूसरे के समीप आ सकते हैं तथा बीजाणु द्वार व निभाग एक सीधी रेखा में होते हैं। इसके अधिकांश लगभग 80% आवर्त बीजों में, इसमें जो मेन आपको याद रखना है वो ये है कि अधिकांश लगभग 80% आवर्त बीजों में एनाट्रोपस प्रकार का बीजाणु पाया जाता है। अनुप्रस्थ बीजाणु में वक्रता के कारण भ्रूणकोश मुड़कर घोड़े की नाल के समान हो जाता है। एम्फिट्रोपस में क्या होता है, भ्रूणपोष पीछे की ओर मुड़कर घोड़े की नाल के समान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, अधिकांशतः आवर्त बीजों में बीजांड होता है। इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म द ओव्यूल इज, तो इसका आंसर होगा डी, कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइप का बीजांड होता है वो होता है एनाट्रोपस, जो कि यहाँ पर दिया गया नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होगा डी, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38, घोड़े की नाल के आकार का बीजांड है। हॉर्स स्नो शेप्ड ओव्यूल इज, तो इसका आंसर होगा सी, एम्फिट्रोपस। क्वेश्चन नंबर 39, संयुक्त परागकण पाए जाते हैं। कंपाउंड पोलन ग्रेन्स आर फाउंड इन, तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस। एनोना, ड्रोसेरा और एलोडिया इन तीनों में ही कंपाउंड पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 40, दोहरा निषेचन अद्वितीय लक्षण है। डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो इसका आंसर होगा ए, फाइकस का। फाइकस एक एंजियोस्पर्म है तथा जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन का एक यूनिक कैरेक्टर होता है और साइकस पाइनस तथा नीटम जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। हालांकि कुछ जिम्नोस्पर्म पौधे जैसे नीटम में भी द्विव निषेचन होता है। आपको ये भी याद रखना है कि नीटम में भी डबल फर्टिलाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 41, द फिनोमेना ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, द्विव निषेचन की परिघटना सर्वप्रथम देखी गई, तो इसका आंसर होगा ए, एस.जी. नवास्चिन। द्विव निषेचन की परिघटना सर्वप्रथम एस.जी. नवास्चिन द्वारा लिलियम मर्गेटन और फर्टिलारिया टेनिलिया में देखी गई थी। लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर द्वारा उत्पन्न दो में से एक स्पर्म का भ्रूण कोश में उपस्थित एग सेल के संयोग को निषेचन कहते हैं, जबकि दूसरे पुमणे का भ्रूण कोश के द्वितीय केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस से संयोग को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। भ्रूण कोश में निषेचन तथा त्रिसंलयन होने को द्विव निषेचन कहा जाता है। निषेचन से जाइगोट भ्रूण तथा त्रिसंलयन से भ्रूणपोष 3N विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 42, द्विव निषेचन विशिष्ट लक्षण है। डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो इसका आंसर होगा बी, एंजियोस्पर्म का। क्वेश्चन नंबर 43, युग्मकोद्भिद से सीधे बीजाणुद्भिद का विकास कहलाता है। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द गैमेटोफाइट टिश्यू इज कॉल्ड, तो इसका आंसर होगा ए, एपोगेमी। जब अगुणित मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट की कोई एक कोशिका
एंड बिना निषेचन के सीधे ही बीजाणुद्भिद स्पेरोफाइट का विकास करती है तो इसे एपोगैमी कहते हैं। इसकी जानकारी सबसे पहले फार्लो ने इमेज दी थी। एपोगैमी शब्द को डी बेरी ने 1878 में दिया था। क्वेश्चन नंबर 44, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले एपोगैमी की जानकारी दी। नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु फर्स्ट रिपोर्टेड द एपोगैमी, तो इसका आंसर होगा डी फार्लो। नंबर 45, माहेश्वरी एवं गुहा द्वारा किस पौधे का संवर्धन परागकोश से किया गया है। एंथर्स ऑफ विच पार्ट वर कैल्टर्ड बाय गुहा एंड माहेश्वरी, तो इसका आंसर होगा बी धतूरा इनोक्सिया। इस तकनीक से अगुणित पौधों का विकास किया जाता है। पी माहेश्वरी को भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान का जनक, फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, न्यूक्लियस का बचा हुआ भाग जो कि बीज में उपस्थित रहता है कहलाता है। सम अनयूज्ड पार्ट ऑफ न्यूक्लियस विच इज लेफ्ट इन द सीड इज कॉल्ड, तो इसका आंसर होगा डी पेरिस्पर्म। कुछ पौधों के बीजों में बीजांडकाय न्यूक्लियस का कुछ भाग बचा रह जाता है जो भ्रूणपोष के बाहर एक पतली परत के रूप में होता है जिसे परिभ्रूणपोष पेरिस्पर्म कहते हैं। इसका उदाहरण है कैस्टर, काली मिर्च, चुकंदर आदि। क्वेश्चन नंबर 47, मक्के के दाने में एंडोस्पर्म की बाह्य परत है। आउटर लेयर ऑफ एंडोस्पर्म इन माइस ग्रेन इज, तो इसका आंसर होगा ए एल्यूरोन। मक्के के दाने में एंडोस्पर्म की बाह्य परत को एल्यूरोन परत भी कहते हैं जो कि प्रोटीन युक्त होता है। एंडोस्पर्म की इनर लेयर स्टार्च युक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 48, एंडोथीसियम एंड टेपेटम इन एंथर आर ड्राइव्ड फ्रॉम। परागकोश में एंडोथीसियम तथा टेपेटम व्युत्पन्न होते हैं तो इसका आंसर होगा ए प्राथमिक वित्तीय स्तर, प्राइमरी पार्शियल लेयर। एंथर तथा पुष्प के परागकोश एंथर, पुष्प के पुंकेसर स्टेमन का भाग होता है। परागकोश की दीवार में प्रारंभिक अवस्था में 2 स्तर होते हैं, प्राइमरी भीतीय स्तर तथा प्राइमरी यानी कि प्राथमिक बीजाणु के स्तर। प्राथमिक भित्तीय स्तर से इसकी दीवार के विभिन्न स्तरों का निर्माण होता है जैसे कि एंडोथीसियम, मध्य स्तर, एपिडर्मिस, टेपिटम तथा प्राथमिक बीजाणु के स्तर से सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 49, परागकोश भित्ति की एंडोथीसियम में उपस्थित फाइब्रस बैंड बने होते हैं। फाइब्रस बैंड प्रेजेंट इन एंडोथीसियम ऑफ एंथर वॉल इज मेड अप ऑफ, तो इसका आंसर होगा बी अल्फा सेलुलोज के। अल्फा सेलुलोज परागकोश पोलन सैक की भित्ति की एंडोथीसियम में उपस्थित फाइब्रस बैंड अल्फा सेलुलोज के बने होते हैं और अल्फा सेलुलोज ज़्यादा स्थायी होता है तथा इसमें उच्च श्रेणी का बहुलीकरण पाया जाता है। अल्फा सेलुलोज की प्रकृति हाइग्रोस्कोपिक होने के कारण परागकोश के प्रस्फुटन में आसानी होती है। क्वेश्चन नंबर 50, बाह्य दल व दलपुंज के मध्य दीर्घित पुष्पासन वंश कहलाता है। इलोंगेटेड इंटरनोड ऑफ थैलेमस बिटवीन कैलिक्स एंड कोरिला इज नोन एज, तो इसका आंसर होगा बी एंथोफोर। बाह्य दल व दलपुंज के मध्य दीर्घित पुष्पासन वंश को एंथोफोर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, एक संघी पुंकेसर विशेषता है। मोनोड अल्फा स्टेमन्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो इसका आंसर होगा सी हैबिस्कस, गुड़हल की। एक संघी पुंकेसर गुड़हल हैबिस्कस की विशेषता है और यह मालवेसी कुल का पौधा होता है। क्वेश्चन नंबर 52, गाइनोस्टीमियम तथा गाइनोस्टीजियम प्रकार के संयोजन किसके अंतर्गत आते हैं। गाइनोस्टीमियम तथा गाइनोस्टीजियम आर टाइप ऑफ एडिशन प्लेस्ड अंडर, तो इसका आंसर होगा सी गाइनेंट्री। क्वेश्चन नंबर 53, जब पुष्प तलाभिसारी क्रम में व्यवस्थित होते हैं तब पुष्पक्रम कहलाता है। व्हेन द फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन बेसिपेटल ऑर्डर द इन्फ्लोरेसेंस इज टर्म्ड एज, तो इसका आंसर होगा ए काइमोस सेसिमाक्सी। जब पुष्प बेसिपेटल ऑर्डर में व्यवस्थित होते हैं तब पुष्पक्रम काइमोस कहलाता है और उसमें पुराने पुष्प शीर्ष एपिक्स पर जबकि नए पुष्प बेस पर स्थित होते हैं। इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, ड्रोसेरा, जैस्मिन, बिगोनिया। क्वेश्चन नंबर 54, निषेचन के बाद बीजावरण विकसित होता है इससे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड कोड डेवलप फ्रॉम द, तो इसका आंसर होगा सी अध्यावरण इंटीग्यूमेंट्स द्वारा। एंजियोस्पर्म पौधे में बीजावरण का विकास एंटीग्यूमेंट से होता है और बीजांड से बीज यानी कि सीड का विकास होता है। बीजांड का न्यूक्लियस का निभाग चिलेजा प्राय नष्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, इफ एन एंडोस्पर्म ऑफ
एन एंजियोस्पर्म contains 24 chromosome. The number of chromosome in each cell of fruit will be. यदि एक एंजियोस्पर्म के एक भ्रूणपोष में 24 गुणसूत्र हैं तो मूल की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होगी. एंडोस्पर्म में गुणसूत्र हैं 24, एन होंगे इसलिए इसके 8. मूल रूट की कोशिकाएं होंगी 2n यानी कि 16. एंजियोस्पर्म में भ्रूणकोष ट्रिप्लोइड 3n जबकि मूल तथा तना डिप्लोइड यानी कि 2n होते हैं. क्वेश्चन नंबर 56, स्कूटेलम होता है. स्कूटेलम इज, तो इसका आंसर होगा डी, ए सीड शेप्ड कोटिलेडोन, एक ढाल के आकार का कोटिलेडोन. एक बीजपत्री पौधों में कोटिलेडोन होता है जो ढाल के आकार का सीड शेप्ड होता है, इसे ही स्कूटेलम कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 57, इलोंगेटेड सेल प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक आर कॉल्ड. भ्रूणकोष के माइक्रोपाइलर सिरे पर उपस्थित दीर्घ कोशिकाएं कहलाती हैं, तो इसका आंसर होगा सी, सिनेजिड. भ्रूणकोष आवर्तबीजी पौधा एंजियोस्पर्म का मादा युग्मकोद्भिद होता है और यह एक 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की संरचना है. क्वेश्चन नंबर 58, भ्रूणकोष में तंतु रूप उपकरण में मिलता है. इन एम्ब्रियो सैक फिलीफॉर्म एपरेटस इज फाउंड इन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सहायक कोशिकाएं. सिनेग्रिड सेल्स. फिलीफॉर्म एपरेटस तंतु रूप उपकरण आवर्तबीजी पौधों के एम्ब्रियो सैक में उपस्थित सहायक कोशिकाओं यानी कि सिनेग्रिड सेल्स में पाया जाता है. ये मोटी एवं स्पष्ट संरचना है जिसमें उंगली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं. यह भ्रूणकोष के माइक्रोपाइल छिद्र की तरफ पाई जाती है. उसका महत्वपूर्ण कार्य का जो मेन कार्य है वो सहायक कोशिका से एग की तरफ परागनली के प्रवेश को गाइड करना होता है. क्वेश्चन नंबर 59, भ्रूणकोष डैश के भित्ति से घिरा होता है. द एम्ब्रियो सैक इज बाउंडेड बाय द वॉल ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मेगास्पोरेंजियम, गुरु बीजाणुधानी. भ्रूणकोष गुरु बीजाणुधानी मेगास्पोरेंजियम की भित्ति से घिरा होता है, बाउंडेड होता है. क्वेश्चन नंबर 60, बंधीय पुंकेसर कहलाता है. स्टेराइल स्टेमन इज टर्म्ड एज, तो इसका आंसर होगा सी, स्टेमिनोड. बंधीय पुंकेसर स्टेराइल स्टेमन को सामान्यतः स्टेमिनोड कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 61, अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए आप कहाँ से कोशिकाएं लेंगे. फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग यू वुड टेक सेल्स टू स्टडी मियोसिस, तो इसका आंसर होगा सी, एंथर्स, परागकोश. क्वेश्चन नंबर 62, द इफेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन द सीड कोट इज कॉल्ड. बीज चोल पर परागकणों का प्रभाव कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा ए, मेटाजीनिया. बीज चोल पर परागकणों के प्रभाव को मेटाजीनिया कहते हैं. फलों का आकार व परिपक्वन समय परागकणों पर निर्भर करता है. भ्रूण तथा भ्रूणपोष हार्मोन्स स्रावित करते हैं जो कि बीज चोल में विसरित हो जाते हैं. बीज चोल एक विशिष्ट प्रभाव प्रदर्शित करता है. भ्रूणपोष पर परागकणों का प्रभाव जीनिया कहलाता है. बीज चोल पर परागकणों के प्रभाव को मेटाजीनिया और भ्रूणपोष पर परागकणों के प्रभाव को जीनिया कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 63, इन फाइकस रिलीजियोसा पोलिनेशन इज इफेक्टेड बाय. फाइकस रिलीजियोसा में परागण प्रभावित होता है इसके द्वारा, तो इसका आंसर होगा बी, इंसेक्ट्स, कीट के द्वारा. फाइकस में हाइपोथोंडियम प्रकार का पुष्पक्रम होता है और उसमें 3 प्रकार के पुष्प होते हैं, नर, मादा तथा गाल. नर पुष्प ऊपर, मादा पुष्प नीचे तथा बीच में गाल पुष्प होते हैं और कीट इसके गाल पुष्प में अंडे देते हैं तथा विकसित होने के बाद यह वयस्क में रूपांतरित होता है. यह ऊपरी भाग में नर पुष्पों से परागकण ले लेता है तथा दूसरे पुष्पक्रम में प्रवेश करता है तो वहाँ दूसरे मादा पुष्प को परागित करता है. क्वेश्चन नंबर 64, आवर्तबीजियों में स्त्री युग्मकोद्भिद होता है. इन एंजियोस्पर्म द फीमेल गेमेटोफाइट इज द, तो इसका आंसर होगा डी, भ्रूणकोष मीन्स एम्ब्रियो सैक आवर्तबीजियों का स्त्री युग्मकोद्भिद फीमेल गेमेटोफाइट होता है और इसके अंदर एग एपरेटस होता है जिसमें एक अंड कोशिका यानी कि एग सेल तथा सिनेजिड्स होते हैं. अंड कोशिका के निषेचन से एम्ब्रियो बनता है. क्वेश्चन नंबर 65, हम लीची का एरिल खाते हैं जो बना होता है. वी ईट एरिल ऑफ लीची विच इज मेड अप ऑफ, तो इसका आंसर होगा सी, थर्ड इंटीगुमेंट, तृतीय ओव्यूल कवच का. लीची का एरिल फ्यूनिकल के अतिवृद्धि से बनने वाला भाग होता है. यह तृतीय ओव्यूल कवच, थर्ड
एंटीगुमेंट होता है और ये खाने योग्य होता है। यह बीज के विसर्जन में भी सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 66, लीची में खाने योग्य भाग फ्यूनिकल का अतिवृद्धि होता है जिसे कहते हैं। इन लीची द एडिबल पार्ट इज द जूसी आउटग्रोथ ऑफ फ्यूनिकल एंड इज कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा सी, एरिल। क्वेश्चन नंबर 67, द अट्रैक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स टूवर्ड स्टिग्मा इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ। वर्तिकाग्र की ओर परागकणों का आकर्षण इसके प्रभाव के कारण होता है। तो इसका आंसर होगा ए, कीमोटैक्टिक। स्टिग्मा की ओर परागकणों का आकर्षण कीमोटैक्टिक प्रभाव के कारण होता है। स्टिग्मा की सतह पर उपस्थित सेक्रेशंस में अनेक लिपिड, शर्करा, रेजिन, एंजाइम आदि उपस्थित होते हैं जो परागकण के अंकुरण के लिए एक अच्छा माध्यम प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा इज कॉल्ड। परागकण का स्टिग्मा पर अंकुरण क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा सी, इन विवो जर्मिनेशन। परागकण का स्टिग्मा मीन्स वर्तिकाग्र पर अंकुरण इन विवो अंकुरण इन विवो जर्मिनेशन कहलाता है और वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागकण शीघ्रता से जल अवशोषित करते हैं जिससे कि परागकण का आयतन बढ़ जाता है। कुछ कैल्शियम आयन भी स्टिग्मा से परागकण में पहुंचते हैं और यह बदलाव परागनलिका के अंकुरण के कारण होता है। परागनलिका जनन छिद्रों जर्म पोर से बाहर आती है। परागनलिका वास्तव में इंटाइन चोल की बाह्यवर्ती आउटग्रोथ का परिचायक है। परागकण का प्रयोगशाला में अंकुरण इन विट्रो अंकुरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 69, इन साल्विया पोलिनेशन एक्ट इज इफेक्टेड बाय। साल्विया में परागकण की क्रिया किसके द्वारा प्रभावित होती है? क्वेश्चन नंबर 70, यदि न्यूसिलस या इंट्यूगमेंट की कोशिका द्वारा सीधे भ्रूण निर्माण होता है तो इसे कहते हैं। इफ द सेल ऑफ न्यूक्लियस और इंट्यूगमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द एम्ब्रियो द फिनोमिना इज नोन एज। तो इसका आंसर होगा ए, अपस्थानिक भ्रूणता, एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। क्वेश्चन नंबर 71, एंडोथीलियम इज रिलेटेड टू। एंडोथीलियम इससे संबंधित है तो इसका आंसर होगा ए, इनर मोस्ट इंट्यूगमेंट ऑफ ओव्यूल। बीजांड के आंतरिक आवरण से एंडोथीलियम आंतरिक कोशिका की परत होती है जिसका विकास बीजांड की आवरण इंट्यूगमेंट की भीतरी एपिडर्मिस से होता है। इससे स्रावित द्रव आवरण की मर्द छोटी कोशिकाओं का विघटन कर देते हैं जिससे भ्रूण की वृद्धि एवं विकास हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, सिनेज्रिड आर एब्सेंट इन। सिनेज्रिड्स आर एब्सेंट इन तो इसका आंसर होगा ए, प्लैम्बेंगो टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। इस प्रकार के भ्रूणकोश का निर्माण न्यूसिलस कोशिका में म्यूसिस से होता है। इसमें 4 अगुणित केंद्रक हैप्लॉइड न्यूक्लाई बनते हैं तथा चारों क्रियात्मक होकर भ्रूणकोश बनाते हैं। इसमें सिनेज्रिड्स नहीं बनते हैं, सिनेज्रिड्स एब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, परसिस्टेंट कैलिक्स फॉर्मिंग ए कवर अराउंड द फ्रूट इज फाउंड इन। फल के चारों ओर आवरण बनाने वाले दर्ड फैलिक्स पाए जाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विथानिया सोमनीफेरा। विथानिया सोमनीफेरा अर्थात अश्वगंधा सोलेनेसी कुल का एक पौधा है और इस कुल के पौधों में फल निर्माण के पश्चात भी कैलिक्स इसके ऊपर एक आवरण के रूप में बचा रहता है जबकि अन्य फलों में कैलिक्स नष्ट हो जाते हैं। 74, यवधान्य के अंकुरण के दौरान अल्फा एमाइलेज एंजाइम का स्त्रावण होता है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ ब्रेली ग्रेन द एंजाइम अल्फा एमाइलेज इज सेक्रेटेड बाय। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन की परत एक बीजपत्री पौधों के बीजों में भ्रूणकोश यानी कि एंडोस्पर्म के चारों ओर पाई जाती है। यहाँ पर जिब्रेलिन एंजाइम सक्रिय रूप से पाया जाता है जो अल्फा एमाइलेज एंजाइम के स्त्रावण के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द एल्यूरोन सेल्स ऑफ प्लांट विद 42 क्रोमोसोम इन द रूट टिप सेल्स। मूलाग्र कोशिकाओं में 42 गुणसूत्र वाले पौधों की एल्यूरोन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? मूलाग्र कोशिकाएं 2n होती हैं जबकि एल्यूरोन परत त्रिगुणित 3n होती हैं क्योंकि यह भ्रूणपोष का भाग होता है। 2n बराबर कितना है? 42, तो n होगा 42/2 बराबर 21 और 3n हो जाएगा 20 और 3n हो जाएगा 21 × 3 बराबर 63। तो इसका आंसर होगा सी, 63 क्रोमोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 76, इन एंजियोस्पर्म द एग इज। आवर्त बीजों में अंड, तो इसका आंसर होगा बी, सराउंडेड बाय ए वॉल एट द माइक्रोपाइलर एंड।
केवल बीजाणु द्वार पर एक भित्ति द्वारा घिरा रहता है। तो इसका आंसर होगा बी। आवर्तबीजी पौधों में जो एग का निर्माण ओव्यूल के अंदर इसके एक सिरे पर होता है, जिसे बीजाणु द्वार सिरा माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, इन व्हीट जाइगोट अंडरगोज, गेहूं के युग्म नज में होता है। तो इसका आंसर होगा सी, ओब्लिक्यूट डिवीजन। सामान्यतः द्विबीजपत्री पौधों में जाइगोट में अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, परंतु कुछ पौधों में यह विभाजन अलग प्रकार से भी होता है। उदाहरणार्थ गेहूं में यह विभाजन सर्वप्रथम ओब्लिक्यू होता है, तिर्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 78, द एलिमेंट नोन टू बी इन्वॉल्व्ड इन द पोलराइज्ड ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज, परागनलिका की ध्रुवीकृत वृद्धि में जिस तत्व के निहित होने की जानकारी होती है वह है। तो इसका आंसर होगा डी, कैल्शियम। कैल्शियम परागनलिका की ध्रुवीकृत वृद्धि में सहायक होता है और यह परागनलिका की शीर्ष की वृद्धि करता है। परागनलिका वृद्धि तथा ध्रुवीकरण के लिए एक प्रोटीन आवश्यक होता है जो कैल्शियम के प्रति संवेदी होता है। क्वेश्चन नंबर 79, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन प्लम्बैंगो स्पर्म आर डिलीवर्ड इन, को प्लम्बैंगो में निषेचन के दौरान पुंगणु मुक्त किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, एग। प्लम्बैंगो में सहायक कोशिकाएं सिनेग्रिड सेल्स नहीं बनती हैं। परागनलिका पोलन ट्यूब सीधे एग में ही स्पर्म को मुक्त करती हैं। नंबर 80, आवर्तबीजी पौधों का नर युग्मकोद्भिद होता है। द मेल गेमेटोफाइट इन एन एंजियोस्पर्म इज, तो इसका आंसर होगा सी, पोलन ग्रेन, परागकण। लघु बीजाणु या परागकण को नर युग्मकोद्भिद नर गेमेटोफाइट की प्रथम कोशिका मानी जाती है। परागकणों का विकास परागकोश के स्फुटन से पहले ही प्रारंभ हो जाता है। इसे असामयिक प्रिकोशियस अंकुरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, आवर्तबीजी पौधों में गुरु बीजाणु धानी निरूपित होती हैं। इन एंजियोस्पर्म द मेगास्पोरेंजियम इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो इसका आंसर होगा सी, बीजाणु द्वारा, ओव्यूल। ओव्यूल एंजियोस्पर्म का गुरु बीजाणु धानी मेगास्पोरेंजियम होता है और इसमें बीजाणु स्पोर्स का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 82, इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्लांट स्पीसीज कैन सेल्फ पॉलिनेशन नेवर अकर आइदर नेचुरली और आर्टिफिशियली, तो इसका आंसर होगा डी, कैरिका पपाया। कैरिका पपाया का पौधा एक लिंगात्री डायोसियस होता है और इसके एक पौधे में केवल एक ही प्रकार के पुष्प नर या मादा होते हैं, अतः इनमें स्वपरागण संभव ही नहीं है, क्योंकि स्वपरागण के लिए दोनों भाग एक ही पुष्प या पौधे से होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 83, बिना निषेचन के फल निर्माण कहलाता है। फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, तो इसका आंसर होगा बी, अनिषेक फलन, पार्थिनोकार्पी। बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया पार्थिनोकार्पी यानी कि अनिषेक फलन कहलाती है तथा इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न फलों को अनिषेक फलनी फल पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। और ये फल प्राय बीज रहित होते हैं और यदि बीज होते भी हैं तो उनमें अंकुरण की क्षमता नहीं होती है। केला, बनाना, अंगूर, संतरा आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 84, इंट्रास्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी कैन बी ओवरकम बाय, अंतरजातीय अनिश्चयता को पराभूत किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा बी, वीटिंग ऑफ द स्टिग्मा, स्टिग्मा को गीला करके। अंतरजातीय अनिश्चयता प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें एक ही पौधे का परागकण उसी पौधे के वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर अंकुरित नहीं होता है। इसी वर्तिकाग्र को गीला करके दूर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 85, स्टेनोप्लाइनस परागकण पाए जाते हैं। स्टेनोप्लाइनस पोलन आर फाउंड इन, तो इसका आंसर होगा बी, लेमिएसी। जब विभिन्न जातियों के परागकण एक जैसे दिखाई देते हैं तो परागकण के ऐसे समूह को स्टेनोप्लाइनस परागकण कहते हैं और इस प्रकार के परागकण लिबिएटी या लेमिएसी कुल में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, कैलिस्टोगमी एक अवस्था है। कैलिस्टोगमी इज ए कंडीशन वियर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सेल्फ पॉलिनेशन इज ओब्लिगेटरी, स्वपरागण आवश्यक होता है। कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी नहीं खिलते। इन पुष्पों को निमिलित पुष्प या कैलिस्टोगेमस पुष्प कहते हैं और ऐसे पुष्पों में बंद अवस्था में ही परागकोश फट जाते हैं जिससे परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर बिखर जाते हैं। इस प्रकार इनमें सेल्फ पॉलिनेशन आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 87, कुछ पौधों में वह प्रक्रिया जहाँ स्वपरागण से बचने के लिए परागकण स्वपुठन और वर्तिकाग्र ग्राहता का समय समान नहीं होता है।
वर्तिकाग्र ग्राहता का समय समान नहीं होता है को कहा जाता है। इन सर्टेन प्लांट्स द मैकेनिज्म वेयर टाइमिंग ऑफ एंथर डिसहेंस एंड स्टिग्मा रेस्पेक्टिविटी डू नॉट कंसाइड टू अवॉइड सेल्फ पोलिनेशन इज कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा ए भिन्न काल पक्वता। डाइचोगेमी। अनेक पौधों में पुष्प के नर पुंकेसर तथा मादा जन्नांग अलग अलग समय पर मैच्योर होते हैं और यही क्रिया डाइचोगेमिया भिन्न काल पक्वता कहलाती है। इसके कारण स्वपरागण नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 88, जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया कहलाती है। व्हेन पोलन ऑफ ए फ्लावर पोलिनेट्स द स्टिग्मा ऑफ अनोदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट द प्रोसेस इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सहजात पुष्पी परागण। गाइटेनोगेमी। जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह प्रक्रिया सहजात पुष्पी परागण या स्वपरागण कहलाती है। सेल्फ पोलिनेशन की ये एक विशेष स्टेज होती है। क्वेश्चन नंबर 89, एक ही पुष्प के परागकोशों से परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज टर्म्ड एज। तो इसका आंसर होगा डी ऑटोगेमी। एक ही पुष्प के परागकोशों यानी कि एंथर से परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर होने को स्वयुग्मन या ऑटोगेमी कहते हैं। स्वयुग्मन या ऑटोगेमी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, अनात्मक परागणता पाई जाती है। हर्कोगेमी इज फाउंड इन। तो इसका आंसर होगा बी मदार में कैलोट्रोपिस में। मदार या कैलोट्रोपिस में। क्वेश्चन नंबर 91, पेपोरोमिया प्रकार के भ्रूणकोश में होता है। पेपोरोमिया टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक हैज। तो इसका आंसर होगा 16। इसका आंसर हो जाएगा ए 16 केंद्रक 16 न्यूक्लियस। पेपोरोमिया प्रकार का भ्रूणकोश एक प्रकार का टेट्रास्पोरिक भ्रूणकोश होता है। इसके भ्रूणकोश के 4 अगुणित गुरु बीजाणु केंद्रकों में 2 बार सूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप 16 अगुणित केंद्रक बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, एडिबल पार्ट्स इन फ्रूट ऑफ आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस इज। ऑटोकार्पस हेट्रोफिलस फल में खाने योग्य भाग हैं। तो इसका आंसर होगा बी ब्रैक्ट्स, पेरियंथ एंड सीड। ऑटोकार्पस हेट्रोफिलस का सामान्य नाम जैक फ्रूट कटहल है। इसमें ब्रैक्टस, पेरियंथ तथा बीज सभी खाने योग्य होते हैं और इसका फल पूरे पुष्प क्रम से विकसित होता है जिसे सोरोसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, अरंड कैस्टर के बीज का वह भाग जिससे तेल प्राप्त होता है। द पार्ट ऑफ कैस्टर सीड दैट यील्ड ऑयल इज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी एंडोस्पर्म भ्रूणपोष। क्वेश्चन नंबर 94, द टर्म सिनोमेगास्पोर इज यूज्ड टू डिनोट। द टर्म सिनोमेगास्पोर का अर्थ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सेल विथ 4 हैप्लॉइड न्यूक्लाई। 4 अगुणित केंद्रकों सहित कोशिका। 4 अगुणित केंद्रकों सहित कोशिका के लिए सिनोमेगास्पोर शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, हेट्रोस्टाइल जो कि परपरागण के लिए एक अनुकूलता है पाया जाता है। हेट्रोस्टाइल इज ए कॉन्ट्रीवेंस फॉर क्रॉस पोलिनेशन इन। तो इसका आंसर होगा बी प्रिमुला में। इन प्रिमुला यदि एंड्रोसियम तथा गाइनोसियम असमान लंबाई के होते हैं तो इसे हेट्रोस्टाइल कहते हैं और इससे स्वपरागण बाधित होता है तथा परपरागण को बढ़ावा मिलता है। इसके एग्जाम्पल है प्रिमुला, जैमिन आदि। क्वेश्चन नंबर 96, जल द्वारा परागण होता है। पोलिनेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर टेक प्लेस इन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वेलिफनेरिया व हाइड्रिला में। वेलिफनेरिया एंड हाइड्रिला। क्वेश्चन नंबर 97, परागनली को बीजांड में प्रवेश कराने में सहायक विशेष संरचना होती है। द स्पेशल स्ट्रक्चर टू फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल इज नोन एज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑब्ट्यूरेटर। ऑब्ट्यूरेटर बहुकोशिकीय रोम सदस्य संरचनाएं होती हैं जो कि बीजांड के नीचे उपस्थित होती हैं और इनका विकास फ्यूनिकल से होता है। क्वेश्चन नंबर 98, सेजल पिनियेसी में दलपुंज का विन्यास होता है। इन सेजल पिनियेसी द एस्टिवेशन ऑफ कोरोला इज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए असेंडिंग एम्ब्रिकेट आरोही कोर छादी। सेजल पिनियेसी में कोरेला 5 परतक दलपंत्र यानी कि पेटल से निर्मित होता है और ये आरोही कोर छादी असेंडिंग एम्ब्रिकेट क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, तिरछे व्यवस्थित अंडाशय दलग्न अवस्था एवं स्तंभीय बीजांडन्यास पाया जाता है। ओब्लिकली प्लेस्ड ओवेरी
एपीपेटलस कंडीशन एंड एक्साइल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सोलेनेसी में, इन सोलेनेसी। क्वेश्चन नंबर 100, यूनिट मैक ओव्यूल आर फाउंड इन। एक अध्यावरणी बीजांड इनमें पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गैमोपेटेली। एक अध्यावरणी बीजांड यूनिटेगमैक ओव्यूल गैमोपेटेली समूह के अधिकांश सदस्यों में पाई जाती है, जबकि द्वि अध्यावरणी बीजांड बाइटेगमिक ओव्यूल पॉलीपेटेली और की कलेमाइडी समूहों तथा एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 101, यूनिटेगमिक बीजांड विशिष्ट लक्षण है किस समूह का। यूनिटेगमिक ओव्यूल आर ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो इसका आंसर होगा ए, गैमोपेटेली। क्वेश्चन नंबर 102, हेलोबियल भ्रूणपोष पाया जाता है। हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज फाउंड इन। तो इसका आंसर होगा ए, वेलिसनेरिया में, इन वेलिसनेरिया। क्वेश्चन नंबर 103, कैरुनकल इन कैस्टर सीड इज। अरंड कैस्टर के बीज में बीज चोल है। तो इसका आंसर होगा ए, द माइक्रोपाइलर आउटग्रोथ ऑफ इंटेग्यूमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अरंड के बीज में माइक्रोपाइलर सिरे पर एक द्विपाली संरचना होती है। यह सफ़ेद रंग की तथा स्पंजी होती है, जिसे बीज चोल कहते हैं। यह माइक्रोपाइलर सिरे पर एक इंटेग्यूमेंट के वृद्धि से बनती है। क्वेश्चन नंबर 104, रिसिनस कम्युनिस में पुष्प होते हैं। फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन रिसिनस कम्युनिस। तो इसका आंसर होगा सी, यूनिसेक्सुअल। कैस्टर का वानस्पतिक नाम रिसिनस कम्युनिस है। यह यूफोर्बिएसी कुल का एक पौधा होता है। इसका पुष्प एक लिंगी यूनिसेक्सुअल होता है। क्वेश्चन नंबर 106, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ म्यूटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 ग्रेन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 125। 100 दानों के उत्पादन हेतु 100 अंड कोशिकाओं यानी कि एग सेल्स और 100 प्राक्कन पोलन ग्रैन की आवश्यकता होती है, और 100 अंड कोशिकाओं की प्राप्ति हेतु 100 ही अर्धसूत्री विभाजन, जबकि 100 प्राक्कन की प्राप्ति हेतु 25 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। अतः 100 दानों के उत्पादन हेतु कुल 125 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 107, नर मधुमक्खी में 16 गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम होते हैं। कार्यकर्ता तथा रानी मधुमक्खी में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी। देयर आर 16 क्रोमोसोम्स इन ए ड्रोन। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन वर्कर एंड क्वींस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2n बराबर 32। नर मधुमक्खी का विकास अनिषेचित अंडे से होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग से होता है, जबकि वर्कर तथा क्वीन मधुमक्खी का विकास निषेचन के उपरांत द्विगुणित यानी कि 2n जाइगोट से होता है तथा इसमें कुल 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, वह फल जो एक उदरवर्ती द्विअंडपीय अंडाशय है जिसमें 2 भित्तीय बीजांड हो से विकसित हो कहलाता है। द फ्रूट डेवलपिंग फ्रॉम ए सुपीरियर बाइकार्पलरी ओवेरी विद 2 पार्शियल प्लेसेंटा आर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिलिकुआ। द्विअंडपी सीन कार्पस तथा उदरवर्ती अंडाशय से विकसित होने वाले 2 भित्तीय बीजांडयुक्त फल को सिलिकुआ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, गाजर घास कैरोट ग्रास प्रचलित नाम है। कैरोट ग्रास इज ए पॉपुलर नेम ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पार्थीनियम हिस्टोफोरस का प्रचलित नाम गाजर घास या कैरेट ग्रास होता है, और यह फैमिली स्ट्रेसी कुल का द्विबीजपत्री प्लांट होता है। क्वेश्चन नंबर 110, भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी इज। तो इसका आंसर होगा डी, प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी को भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी और वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।